Hello everyone, welcome back to my channel as Bala Tutorials. Myself Shweta Bala, and this is the third part of DBT JRF 2017 क्वेश्चन पेपर सीरीज। हम इस सेशन में आज डिस्कस करेंगे सेक्शन ए को, ओके, और ये हमारा सेक्शन ए का थर्ड पार्ट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन। उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ माय वीडियो अपलोड्स, ओके। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उसे लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें ताकि वो भी इन क्वेश्चंस का बेनिफिट ले सके और अपना प्रैक्टिस कर सके, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, when DNA is extracted from bacterial cell and analyzed for base composition, it is found that 80% of bases are cytosine. What percentage of base is adenine? So यहाँ पर हमें बता दिया गया है कि क्या है, साइटोसिन 38% है एंड हमें निकालना क्या है, एडेनिन का। सो आप लोगों ने चिरैफ रूल के बारे में सुना होगा, ओके। सो अकॉर्डिंग टू चिरैफ रूल A इक्वल टू होता है T, यानी एडेनिन इक्वल टू थाइमिन एंड साइटोसिन इज इक्वल टू गुआनिन। सो एज इन द क्वेश्चन, दैट इज साइटोसिन का हमें पता है कि कितना परसेंटेज है। सो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, गुआनिन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दैट इज कि गुआनिन का परसेंटेज क्या हो जाएगा, 38%, ओके। नाउ अभी हमें क्या पता है, साइटोसिन एंड गुआनिन, एंड वी ऑल्सो नो दैट द थाइमिन इज इक्वल टू एडेनिन। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं A प्लस T प्लस C प्लस G इक्वल टू 100%, एंड इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, गुआनिन 38%, साइटोसिन 38, एंड T के जगह पे हम लोग एक रख सकते हैं बिकॉज A एंड T आर इक्वल, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2A, और इन दोनों को हम इस साइड ले आएंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 24। नाउ अगर A का केवल हमें वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, देन वी गेट 12%, ओके। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1, ओके। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल लाइफ साइंस ट्यूटोरियल्स पे भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड वहाँ भी आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ सेल सस्पेंशन ऑफ इकोलाई, Saccharomyces cerevisiae, Streptococcus lactis and Mycoplasma pneumoniae all have the same OD at 600 nanometer is equal to 0.50. Which cell suspension would have the minimum and the maximum number of cells respectively? So यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशंस दे दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स किस में होगा एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स किसका होगा, ठीक है। सो जो ओडी है वो कैलकुलेट, हमें सेल नंबर को कैलकुलेट करने में किस तरह से हेल्प करता है ये पहले थोड़ा समझ लेंगे। सो ओडी क्या होता है, यहाँ पे जो लाइट होती है उसकी स्कैटरिंग होती है, उसके बेसिस पे हम किसी भी सस्पेंशन या किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना मटेरियल है उसको हम लोग एस्टिमेट करते हैं या मेजर करने का काम करते हैं, ओके। एंड इन केस ऑफ माइक्रोब्स जो ये ओडी है वो डिपेंड करता है उनके शेप पे, साइज पे, नंबर्स पे, ओके। एज द क्वेश्चन इज नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट देयर कंसंट्रेशन, यहाँ पे कंसंट्रेशन की कोई बात नहीं की गई है। सो हम लोग यहाँ पे जो ओडी है उसको मान लेंगे कि उनके सेल साइज के बेसिस पे यहाँ पे ओडी निकाला जा रहा है, ओके। एंड यहाँ पे क्या है, ये चारों का जो सेल सस्पेंशन है ये कितना लिया गया है, इक्वल है, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम लिया गया है, ठीक है। इनका ओडी जो है वो सेम आ रहा है, ठीक है। सो अब हमें ये बताना है कि अगर सेम आ रहा है ओडी फॉर द सेम वॉल्यूम, यहाँ पे चूंकि है सेम वॉल्यूम रहेगा, ठीक है,
तो अगर सपोज सिंपल में हम लोग समझते हैं कि अगर कोई चीज़ बड़ा है, ठीक है, कोई सेल जो है या कोई ऑब्जेक्ट है वो बड़ा है, सो सेम वॉल्यूम में क्या होगा, उसके नंबर्स क्या होंगे, कम होंगे। और अगर वहीं कोई ऑब्जेक्ट छोटा है तो उतने ही वॉल्यूम, उतनी ही स्पेस में वो अधिक नंबर में मौजूद होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक आप लोगों के लिए चार्ट मैंने बना दिया है, डिफरेंट माइक्रोब्स जो हैं उनका साइज क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं सैकेरोमाइसिस, जिसका साइज होता है 5 से 10 माइक्रोमीटर। ओके, सेकेंड है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, जिसका साइज होता है 1.2 माइक्रोमीटर से 1.5 माइक्रोमीटर तक। थर्ड इज आवर माइकोप्लाज्म न्यूमोनी, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रोब्स होता है एंड इसका साइज है 0.2 टू 0.3 माइक्रोमीटर। एंड द लास्ट वन इज एस्केरिया कोलाई और इकोलाई, जो कि 1 से 2 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है एंड 0.25 माइक्रोमीटर्स की डायमीटर होती है। सो फ्रॉम हियर वी कैन इजली गेट एन आइडिया कि जो सेल है वो सबसे बड़ा कौन है और कौन सा माइक्रोब जो सबसे छोटा है। तो जो सबसे बड़ा है वो है हमारा सैकेरोमाइसिस एंड सबसे छोटा है वो है निमोनी। सो अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस सेल सस्पेंशन में मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स होंगे एंड किस में मैक्सिमम नंबर सेल्स होंगे। सो मिनिमम नंबर किस में होगा, जिसका कि साइज बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ये साइज के कॉरस्पॉन्ड में अगर हम लोग बात करें तो कह सकते हैं साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर, ठीक है। नंबर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इस केस में। तो अगर साइज बड़ा होगा तो नंबर ऑफ सेल्स कम हो जाएंगे और साइज छोटा रहेगा तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगे। सो हमारा सबसे छोटा जो है वो है माइकोप्लाज्म निमोनी, यानी माइकोप्लाज्म निमोनी का सबसे सेल नंबर अधिक होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स होंगे, और सबसे कम होगा सैकेरोमाइसिस का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ बैग कंटेन 4 रेड 5 green and 7 yellow balls. If 2 balls are picked simultaneously in a random manner from the bag, the probability of both being green is, यहाँ पे हमें probability calculate करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल हो जाएंगे आपके 4 + 5 + 7 इक्वल टू हो जाएगा टोटल 16। ओके, नाउ अब हमें अगर 16 बॉल में से कोई भी बॉल रैंडमली 2 बॉल पिक करना है तो इसका कॉम्बिनेशन हम कैसे निकालेंगे, 60C2। ओके, यहाँ पे 16 जो है वो फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखा जाएगा एंड बाई 2 का मतलब हो गया 16 - 2 का फैक्टोरियल। सो 16 - 2 का फैक्टोरियल करेंगे ये 14 का फैक्टोरियल हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 16 को एज फैक्टोरियल लिखते हैं तो 16 × 15 × 14 × 13 ऐसे हम लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं 16 × 15 × 14 फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ पे 14 का फैक्टोरियल एंड 16 - 2 यानी 14 फैक्टोरियल, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और बच जाएगा हमारे पास क्या, 16 × 50, यानी टोटल 240 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि किसी भी रैंडम 2 बॉल को अगर निकालना हो तो 240 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। अब क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि केवल ग्रीन ही दोनों बॉल होने चाहिए। ओके, तो अब हमें देखना होगा कि ग्रीन बॉल कितने हैं, 5, एंड उसमें से हमें निकालने कितने हैं, 2। तो इसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है, 5 में से 2 ग्रीन बॉल को चूज़ करने की कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं ये हम लोग देख लेंगे। सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी फिट करेंगे, ठीक है, एंड हमारा वैल्यू आ जाएगा 5 × 4 यानी 20। यानी अगर केवल 5 में से 2 निकालना होता तो प्रोबेबिलिटी होती 20 और टोटल में से निकालना होता तो होता 240। तो अब हम बात करेंगे कि 20 की प्रोबेबिलिटी है इन केस ऑफ 5, सो व्हाट इन केस ऑफ 240 या 16 के केस में क्या हो जाएगा। तो हम लोग करेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बीइंग ग्रीन बॉल इज possibility to choose only 2 green balls divided by the possibility of choose any 2 balls। ठीक है, तो दोनों की ही possibilities को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे
और आ जाएगा हमारा वैल्यू 20 डिवाइडेड बाई 240 विच गिव्स अस 1/12. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 1/12. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड फॉर द डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज, सो द करेक्ट आंसर इज FTRI स्पेक्ट्रोस्कोपी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मैच द नेटिव माइक्रोबियल सोर्स इन ग्रुप 1 विद द प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 2. ओके, सो यहाँ पे डिफरेंट माइक्रोब्स दे दिए गए हैं और वो कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं उसका मेंशन यहाँ पे किया गया है. अब हमें यहाँ पे कॉलम मैच करना है. ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं ल्यूकोनोस्टक मेसेंटेरिडोइस से. मेसेंटेरिडोइस, ओके. सो ये क्या करता है इसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं. सो एल मेसेंटेरोइड्स जो है ये एक ऑब्लिगेट हेट्रोलैक्टिक फर्मेंटिव लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है. ठीक है, एंड इसका मोस्टली यूज होता है डेयरी में फर्मेंटेशन के लिए एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डेक्स्ट्रांस गैसेस एंड फ्लेवर कंपाउंड्स. ओके, सो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट मैच, डेक्स्ट्रान. ठीक है, देन लैक्टोकोकस लैक्टिस. सो लैक्टोकोकस लैक्टिस का क्या इस्तेमाल होता है. सो लैक्टोकोकस लैक्टिस जो होता है कई तरह के बीमारी में यूज किया जाता है एंड दे आर द they produces niacin which is a polycyclic antibacterial peptide, okay, which is produced by the bacteria Lactococcus lactis and it is used as a food preservative. Okay, so Lactococcus lactis का हो जाएगा करेक्ट मैच निसिन. ओके, देन हम लोग बात करते हैं पेनिसिलियम के बारे में. So penicillium is used as a fungal starter culture for the production of number of blue veined cheese. So इसका यूज हम लोग करते हैं for the production of cheese. Okay. So 3 मैच हमें मिल चुका है. लास्ट हमारा जो है बेरवीबैक्टीरियम बेरवीस, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लाइसिन. ओके, इट प्रोड्यूसेस लाइसिन. तो अब करेक्ट मैच हम देख लेते हैं. एम के लिए 3, एन के लिए 4, ओ के लिए 1 एंड पी के लिए 2. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द एंजाइम इन ग्रुप 1 विद द एप्लीकेशन और फंक्शन इज ग्रुप 2. तो यहाँ पे एंजाइम्स को हम लोग मैच कराना है. फर्स्ट है पैक्टिनेज. सो पैक्टिनेज का जनरली यूज जैम या फ्रूट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें होता है. सो इनका इस्तेमाल क्या होता है उनके जूस को जनरली क्लैरिफाई करने या फिर एक आप कह सकते हो कि एक स्ट्रक्चर जो जैम का होता है ना, थोड़ा सा जेली लाइक स्ट्रक्चर वो फॉर्म करता है ये पैक्टिनेज. ओके, सो एम के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट इज पैपिन. पैपिन ये पापाया में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है एंड इट इज़ यूज फॉर द मीट टेंडराइजेशन. सो मीट टेंडराइजेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन M3, ओके, एंड 4. तो बस एक ही ऑप्शन ऐसा है. तो अगर आपको यहाँ पे एक भी करेक्ट ऑप्शन मालूम हो तो यू कैन ईजली find out the answer. Okay, and O के लिए हो जाएगा आपका ग्लूकोज आइसोमरेज. सो इट प्रोड्यूसेस हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप. ये क्या करता है आइसोमराइजेशन का काम करता है. तो ग्लूकोज को क्या करता है कन्वर्ट कर देता है इन फ्रुक्टोज एंड इट हेल्प टू प्रोड्यूस द हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप. एंड बीटा गैलेक्टोसिडेज का क्या काम होता है, ये लैक्टोज फ्री मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में मदद करता है. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. सेकेंड,
sorry, there is some shuffling in answer, I think so. So don't consider this answer. Here is the option number B. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हिस्टोन कोड implies which of the following? हिस्टोन कोड इनमें से किसको इम्प्लाई करता है? पहला ऑप्शन क्या आता है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट हिस्टोन प्रोटीन टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसोम. सेकेंड, मॉडिफिकेशन ऑफ हिस्टोन्स. थर्ड, डिफरेंट हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट इन डिफरेंट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. फोर्थ, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन इन ए गिवन न्यूक्लियोसोम. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिस्टोन कोड है क्या. ओके, सो हिस्टोन कोड इज अ हाइपोथेसिस जिसमें बताया गया कि द डीएनए ट्रांसक्रिप्शन इज रेगुलेटेड बाय पोस्ट ट्रांसलेशनल केमिकल मॉडिफिकेशन टू हिस्टोन प्रोटीन्स. यानी हिस्टोन प्रोटीन्स में पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन की वजह से क्या होता है, जो चेंजेस ला करके मॉडिफिकेशंस लाए जाते हैं. तो यहाँ पे हाइपोथेसिस में कहा गया कि डीएनए ट्रांसक्रिप्शन जो है वो रेगुलेट होता है बाय पोस्ट ट्रांसलेशनल केमिकल मॉडिफिकेशन. यानी पोस्ट ट्रांसलेशन जो केमिकल हिस्टोन प्रोटीन्स में केमिकल मॉडिफिकेशंस की जाते हैं उनके थ्रू डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है. एंड थ्रू दीज मैकेनिज्म अ पर्सन्स फेनोटाइप कैन चेंज विदाउट चेंजिंग देयर जेनेटिक मेकअप बाय कंट्रोलिंग जीन एक्सप्रेशन. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, इस मैकेनिज्म की वजह से क्या होता है कि किसी एक पर्सन का जो फेनोटाइप होता है वो चेंज हो सकता है बिना उसके जेनेटिक मेकअप को चेंज किए हुए, बस उसके जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करके. ओके, सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिस्टोन कोड्स इम्प्लाई फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ हिस्टोन्स. ऑप्शन नंबर बी. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ स्टूडेंट सीक्वेंस अ डीएनए ड्यूरिंग using Sanger's method and obtained the following ऑटोरेडियोग्राम. तो एक स्टूडेंट ने सैंगर मेथड को यूज़ किया और ये उसे ऑटोरेडियोग्राम मिला. तो यहाँ पे हमें बताना है जो मिला ऑटोरेडियोग्राम के थ्रू वो किस तरह का डीएनए सीक्वेंस मिला, उसका क्या होगा डीएनए का सीक्वेंस. ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो सबसे छोटा है यानी जी. ठीक है, सो 5 प्राइम पे वो होगा पहली बात. तो यहाँ पे हम देखेंगे G है यहाँ पे 5 प्राइम में. देन क्या है A एंड A, देन इट्स T एंड देन इट्स C. सो द करेक्ट सीक्वेंस दैट द स्टूडेंट obtained is GAATC. सो वी ऑल नो दैट द सेंगर मेथड का यूज़ हम करके क्या करते हैं, डीएनए सीक्वेंस को एनालाइज करते हैं. यहाँ पे जो हमें सीक्वेंस मिलता है वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है. ओके, बिकॉज ये जो बनता है वो टेम्पलेट के अगेंस्ट फॉर्म होता है. ओके, सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस एंड बाय ऑब्टेनिंग दिस सीक्वेंस एनीवन कैन नाउ डिड्यूस द एक्चुअल और द सीक्वेंस ऑफ द टेम्पलेट डीएनए. ओके, so the correct answer is option number B. So that's all for today's session. मिलते हैं next session में. So please subscribe my channel and thank you all for watching my video. For the more information and query you can join me on Telegram. This is my channel Life Science Tutorials. Okay, and once more I request please subscribe today my channel Esbala Tutorials for such more informative videos. Okay, thank you, bye bye.